4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सवाल बहुत उठ रहे हैं। नायडू नीतीश की सारी खबरें आपको बताने जा रहा हूं। आज ही वहां मीटिंग हो जाएंगी, एग्जैक्ट खबरें आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन एक चिंता या सेल्फ एनालिसिस का समय है। मध्य प्रदेश को लेबोरेटरी कहा जाता है आरएसएस और हिंदुत्व की। क्या आरएसएस ने हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी सब जगह बीजेपी का काम लगा दिया? काम लगा दिया का मतलब खत्म कर दी। मध्य प्रदेश में तो उन्होंने 100% रिजल्ट दिया, बल्कि कमलनाथ जो डबल गेम खेल रहे थे उनका बेटा नकुलनाथ भी हार गया। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर चली गईं। आरएसएस ने क्या वहां बेहतरीन काम किया है? क्या आरएसएस ने बाकी जगह, जैसा कि अफवाह उड़ रही थी, खबरें आ रही थी, ऐसा काम नहीं किया जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी? अब बात यह आती है कि आरएसएस ने क्या उनको साइड लाइन कर दिया। ये कुछ बातें मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ये थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। क्या आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास करा दिया कि देश में आप हमारे बिना नहीं चल सकते? 100 बरस की जो हमने राजनीति की है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नफरतों की राजनीति की है, वो राजनीति करके, वो नफरतों का वर्गीकरण करके जो भारतीय जनता पार्टी का पौधा उगाया है लोगों के अनुरूप, क्या उसको अब आरएसएस की जरूरत नहीं है? ये एहसास करा दिया है आरएसएस ने। बिल्कुल साफ नजर आता है कि जेपी नड्डा कह रहे थे कि जनाब मन आरएसएस की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। पता चल गया भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 370, 303, 272 तक भी नहीं पहुंच पाई और खुद अपने बल पर भी हुकूमत नहीं बना पाई और दुनिया भर की राजनीति करी और अच्छे काम भी बताए थे, सारे काम बताए, मुसलमान, मंगलसूत्र, दुनिया भर के काम के दोहराना नहीं चाहता हूं। उसके बावजूद भी देश की जनता ने उनको पीछे रख दिया। आरएसएस का क्या रोल है? 100 बरस पहले ये पार्टी बनी। पार्टी मतलब संगठन बना। किस आधार पर बना आप जानते हैं। गोलवरकर ने क्या कहा, हेडगवार ने क्या कहा, क्या क्या आइडियोलॉजी थी, हिटलर कितना करीब था, ये आप जानते हैं। नफरतों के बीज बो करके जब जिस जमाने में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, वो बंदा सावरकर भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो है जुड़ा हुआ बंदा था, मानसिक रूप से तो जुड़ा हुआ था। आखिरकार वो नफरत इतनी फैली कि देश के अंदर बापू की हत्या कर दी गई। दोस्तों, आखिरकार उस जमात ने काम क्या किया? जमात ने काम ये किया है कि अब आकर के वर्गीकरण कर दिया। तमिलनाडु में इनको जगह नहीं मिली, कर्नाटक में मिली थी, लेकिन पूरे साउथ में साफ। अब हिंदी पट्टी में, जहां पर एक मंत्री कह करके गया था, यहाँ गोबर पट्टी, में तो इस बात को मानता नहीं हूँ, लेकिन उसका कहना कुछ इस प्रकार का था। वहां के अंदर भी लोगों में ये देखा कि यार कब तक जुमलेबाजी होगी, कब तक नफरत की बात होगी, कब तक हिंदू मुसलमान होगा। आरएसएस ने उस नफरत को नकार दिया और आरएसएस ने भी बीजेपी को जिस तरह से थोड़ा सा बैकफुट पे डाल दिया है, ये रिजल्ट सामने आता है। महाराष्ट्र के अंदर देखिए क्या हालात हो गए। हालांकि इनके खुद के क्रियाकलाप भी उसमें शामिल हैं, लेकिन आरएसएस के बारे में बताया जाता है कि राजस्थान के अंदर पत्रकार बता रहे थे कि इलेक्शन से पहले आरएसएस के लोग थोड़े सक्रिय हो जाते हैं, घर घर जाते हैं, पर्चे लेकर जाते हैं। ऐसा कोई भी काम वहां पर होता नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या आरएसएस के वाकई कदम पीछने की वजह से हुआ है ये? लेकिन मैं, ये चर्चा का तो जरूर विषय है, लेकिन आरएसएस को भी नकार दिया है। यहाँ का जो संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का, कमजोरों को आगे बढ़ाने का मुद्दा, मैनिफेस्टो जो राहुल गांधी ने पैदा किया था अपनी यात्रा करने के बाद, वो आरएसएस के उस आइडियोलॉजी पर ज्यादा भारी पड़ गया। जब पेट में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, ये वाला जब मामला बना, रोटी नहीं मिल रही और 81 करोड़ आप लोगों को राशन दे के ऐसा बता रहे थे कि जैसे आपने फकीरों की जमात बना दी है। ये वो देशवासी ही हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके सरों पर छत देने की, सुविधाएं देने की, राशन देने की। इस तरह की जिम्मेदारी आपकी बनती है लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने की, जैसा कि मनमोहन सिंह के समय में हुआ है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का डाटा हमारे पास है। आपके डाटे तो तमाम झूठे हैं, पता चल जाता है। बेरोजगारी का डाटा आप नहीं दे पाते, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आप नहीं दे पाते, महंगाई का डाटा आप नहीं दे पाते। ये तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं दोस्तों, उसकी वजह यही है कि आरएसएस को भी और भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। ये बात दीगर है कि भारतीय जनता पार्टी ठिकरा आरएसएस पर फोड़े या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी पर फोड़े, ये इनका आपस का मसला है। ये मामा फूफी के हैं, एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल देश के लोगों ने समझ लिया कि आखिरकार आरएसएस भी नफरत पैदा करती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी वर्गीकरण की राजनीति करनी शुरू की थी। अब
अब ये स्थिति जो निकल कर आई है ना, 240 पर अटक गए, ऐसे समय में एक फ़ायदे की बात मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, ताकतों का जो संकुचन हो जाता है तो लोग जो है तानाशाह बन जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। इस तरह से ताकत का बंटवारा, संविधान भी यही कहता है। ये जो जब नीतीश कुमार और नायडू और जो है राहुल गांधी और ये सब लोगों के अंदर अगर देश की सत्ता बटेगी तो आप यकीन मानिए संकुचन नहीं होगा, कोई तानाशाह नहीं बनेगा। और इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री बनते हैं, यहाँ पर जो है पीवी नरसिम्हा राव भी बनते हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर भी बनते हैं, यहाँ पर मोरारजी देसाई भी बनते हैं। ये तमाम लोग जो देश का कभी अच्छा कभी बुरा सभी तरह की बातें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप कहें कि एक ही पार्टी अच्छा चला सकती है तो 10 बरस में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है आप अंदाज़ा कर लें। कुछ रोड अगर आपको दिखाएं, कुछ हाईवे आपको दिखाएं, मंदिर की बात आपसे करें तो ये कोई समग्र विकास नहीं है। विकास तो जब होता है जब आम आदमी की आमदनियां बढ़ जाएं, उसको स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें मिल जाएं। कोरोना में आपने देखा सिलेंडर पे क्या हुआ, बेरोजगारी आपने देखा। आपको सड़क से, सुरक्षा से, स्वास्थ्य से, ये तमाम चीज़ें पे ये सरकारें फेल रही हैं। ये बहुत सारी जो है पॉलिसीज़ बताती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आई हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब जो लोग सड़क पर आए हैं, लोगों ने अपनी बात की। हालांकि ब्यूरोक्रेसी पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। कुछ ऐसे भी रिजल्ट सामने आए कि जिला अधिकारियों ने रिजल्ट बहुत देर में बताए, वरना रिजल्ट कुछ और भी होते। नीतीश कुमार, मायावती और वो वंचित अघाड़ी वाला बंदा, अगर ये तमाम लोग उस समय इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते तो ये जो 232 और 235 वाला आंकड़ा आपको इंडिया गठबंधन का दिख रहा है 330 का भी हो सकता था। और भविष्य के अंदर भी बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं। वो खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाले वक्त में नीतीश किस करवट बैठेंगे, क्योंकि वो जो तस्वीरें बड़ी तेज़ी से है। पटना से जब चले थे पीछे बैठे थे और पटना से दिल्ली जब उतरे तो साथ में बैठ गए। नीतीश कुमार क्या रोल करने वाले हैं? नीतीश कुमार एक शानदार नेता तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पलटने से उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी 12 सीट उनको आ गई हैं। चंद्रबाबू नायडू किस प्रकार का काम करते हैं, और बाकी रामविलास पासवान जो मौसम वैज्ञानिक बताए जाते थे, उनके बेटे जो हनुमान कहते थे, उनका भी सामान फेंक दिया गया था। सब लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी निकल कर आएंगे। शिंदे के जो सांसद है वो क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अजीत पवार अकेली सीट है शायद गालिबन, वो भी आकर अपने चाचा की गोद में बैठ जाएं। 8 सीटें लेकर वो आ गए। कांग्रेस को 13 सीटें मिल गई हैं। महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा झटका दिया। और एक प्रोग्राम देख लीजिएगा आप, मैंने कहा था कि अकेला महाराष्ट्र ही इनको सत्ता से बेदखल कर देगा। 48 में से 42 सीटें अगर इनको होती तो 240 तो इनकी हैं, 280 हो जाती है, बहुमत में आ जाते हैं। मालूम है ना आपको, उसकी वजह यही है कि वहाँ की 23 सीटों का घाटा, 23 थी ना गालिबन उसकी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, वो भी ख़त्म हो गई हैं। तो दोस्तों ये टोटल सिनेरियो है। लेकिन आरएसएस का नाम निकल के ज़रूर आ रहा है कि क्या आरएसएस ने खेला कर दिया है अपने प्रदेश के अंदर, यानी कि मध्य प्रदेश में तो 100% रिजल्ट दे दिया और बाकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। सोचने का विषय है। और जेपी नड्डा भी अपने बयान में बार बार कह रहे हैं कि एनडी, वो क्या कहते हैं नीतीश कुमार का जो एनडी है, एनडीए बार बार कह रहे हैं, साथ ही एनडीए। पहले तो कह रहे थे बिहार में कि अब इनकी ज़रूरत इनकी भी नहीं पड़ेगी, इनका विलय हो जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।